नंबर 6 में लास्ट में आपने देखा था जब एक मैग्नेट के बीच में कॉइल रखी जाती है और इस कॉइल को घुमाया जाता है तो इसके रोटेशन की वजह से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाती थी और इस ईएमएफ का फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। NBA ओमेगा को क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको E नॉट कह दिया था, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी फॉर्मूला बन गया था। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ईएमएफ एक साइन का फंक्शन है और साइन का फंक्शन कैसा होता है। साइन, जिन बच्चों के पास मैथ्स है उनको नॉलेज होगी, साइन का फंक्शन एक ऑल्टरनेटिंग फंक्शन होता है जिसमें वैल्यूज पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे ऑसिलेट करती रहती है, लाइक दिस इट कैन गो। तो वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई करती हैं साइन में, +1 से लेके -1 तक। ये साइन फंक्शन का ग्राफ होता है। कॉस का भी ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। तो साइन ओमेगा टी और यहाँ पे हम टी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए एक कंप्लीट राउंड यहाँ पे आएगा जिसका टाइम पीरियड टी होगा, कंप्लीट साइकिल का। हाफ साइकिल T/2 पे होगी और यहाँ T/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2T/4, इसको लिख सकते हैं 3T/4 और इसको लिख सकते हैं 4T/4। तो इसका मतलब ईएमएफ भी चेंज होती रहेगी, एक टाइम पॉजिटिव में बढ़ेगी एक टाइम नेगेटिव में बढ़ेगी। तो ईएमएफ का पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या मतलब है वो समझिए। ईएमएफ पॉजिटिव और नेगेटिव जो हो रही है इसका मतलब समझिए। जैसे ये कॉइल है और इसमें यहाँ पे नीचे सर्किट लगा हुआ है, कोई अप्लायंस है यहाँ पे, मतलब ऐसी चीज जो कि करंट को कंज्यूम करे। कोई बल्ब हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई पूरा शहर हो सकता है। तो ये एक लोड रेजिस्टेंस है, इसे RL कहते हैं। और यहाँ पे ऐसे करंट, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार तो करंट ऐसे मूव करेगा ABCD, एक बार करंट इस तरीके से मूव करेगा और फिर करंट ऐसे मूव करेगा, फिर दोबारा से ये शुरू हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है आफ्टर सम टाइम इंटरवल। एक होता था डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में तो ऐसा होता था, यहाँ पे पॉजिटिव लगा है, यहाँ नेगेटिव लगा है और करंट की डायरेक्शन फिक्स होती थी, जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। पर अब हम डायरेक्ट करंट ना पढ़ के ऑल्टरनेटिंग करंट्स की तरफ चल रहे हैं। ये तो था डीसी सर्किट, बट हमें अब चलना है एसी सर्किट्स की तरफ, ऑल्टरनेटिंग करंट्स की तरफ। हमारे घर में जितनी भी सप्लाई आती है 220 वोल्ट, ये सारी एसी होती है। और डीसी सप्लाई कहाँ यूज़ होगी, जहाँ पे आपके छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जो आपने बैटरी देखी है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे आपका मोबाइल हो गया या फिर और कोई डिवाइस, जैसे आपकी घड़ी हो गई, तो इसमें जो पावर सप्लाई लगती है ये डीसी सप्लाई होती है। ऐसी लैपटॉप होता है, मोबाइल की बैटरी होती है 4-5 वोल्ट के आसपास, लैपटॉप में भी यही होता है। कंप्यूटर जो होता है डेस्कटॉप, उसमें एक पावर सप्लाई यूनिट लगी होती है SMPS, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है और फिर देती है। अब जो हमारा मोबाइल का चार्जर होता है, हमारा मोबाइल का चार्जर क्या करता है, 220 वोल्ट एसी लेता है जो हम सॉकेट से इसे कनेक्ट करते हैं, और आउटपुट में मोबाइल को क्या देता है, मोबाइल को देता है अबाउट 5 वोल्ट
डीसी। अब यहाँ से मेन टॉपिक शुरू हो जाएंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट या फिर ईएमएफ इस तरीके से पहले ऊपर उठेगा। हम करंट से शुरुआत कर लेते हैं। आई, ये करंट पहले ऊपर उठेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा आई नॉट तक, और फिर मिनिमम वैल्यू माइनस आई नॉट तक जाएगा और यहाँ पे वापस आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, द टाइम टेकन टू कवर वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड। और हाफ साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? T/2। 1/4 साइकिल को, हाफ की भी हाफ, T/4। और 3/4 को कितना टाइम लगेगा? 3 T/4। ये वैल्यूज याद कर लो सबसे पहले। तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में ऐसे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। T/4, 0 T/4, 2 T/4, 3 T/4, 4 T/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 T/4, इसको T/2 लिख लेंगे, 3 T/4 और इसको T लिख लेंगे। ये सारा जो है ये टाइम से रिलेटेड चीजें हैं। टाइम के अलावा हम एंगल भी यूज कर सकते हैं। अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ आ जाएगा पाई, यहाँ आ जाएगा पाई/2, यहाँ आ जाएगा 3 पाई/2। इस तरीके से एंगल में बाइफर्केशन किया जाता है। अब देखिए, जैसे ईएमएफ के लिए फंक्शन आया था E=E0 sin ωt। अगर उस कॉइल में कोई रेजिस्टेंस लगा हो, जैसे कॉइल है, इसके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस लगा हो, तो करंट निकाला जा सकता है I=E/R। तो यहाँ पे सिमिलरली E0 sin ωt अपॉन R कर देंगे। अब E0/R को एक साथ लिख देंगे, तो ये बन जाएगा I0। इसको I=I0 sin ωt फॉर्मूला बना लेंगे करंट का। तो जैसे ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया था, सिमिलरली करंट का फॉर्मूला भी सेम होता है। इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू होती है I0, जैसे कि आप लेफ्ट वाले डायग्राम में देख सकते हैं। इसका मतलब है करंट एक बार ऐसे चलेगा और फिर एक बार ऐसे चलेगा, तो करंट इस तरीके से ऑल्टरनेट होता रहेगा, एक बार एक डायरेक्शन में, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो देखिए, जैसे ये आपके सामने इसकी वेव फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट की। मैक्सिमम वैल्यू I0, मिनिमम वैल्यू -I0। I0 और -I0 में फर्क बस इतना ही है कि डायरेक्शन का फर्क है। नेगेटिव यहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं है कि करंट नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट रहेगा उतना ही, बस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। जैसे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो उसे पॉजिटिव मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, या फिर कैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव मान लो। तो मेनली नेगेटिव वाली वैल्यू में भी करंट फ्लो करेगा और अच्छी तरह फ्लो करेगा। ये T/4, ये T/2, ये 3 T/4
और ये टी। इस तरीके से इसको डिवाइड कर लीजिए 4 पार्ट्स में। ठीक है, अब देखो टोटल, अगर हमें करंट की वैल्यू पता करनी है तो हम पता नहीं कर सकते, हर टाइम पे करंट चेंज हो रहा है। करंट एक्चुअली में टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, तो करंट एक टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, इसलिए हमें इसकी एवरेज वैल्यू ले लेनी चाहिए। अब एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की? ये ऑल्टरनेटिंग करंट का एक सिंबल है सप्लाई का, जैसे डीसी सप्लाई ऐसे होती थी, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ऐसा सिंबल बनेगा। और इसमें एरोज नहीं लगाते क्योंकि फिक्स्ड डायरेक्शन है ही नहीं, बस ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे ई। ये ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए होता है। तो सपोज कंप्लीट साइकिल में टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ Q। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? आई एवरेज इज इक्वल टू Q टोटल अपॉन टोटल टाइम T, या फिर इसको हम कैपिटल T भी लिख सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्म वो हो जाएगा, इट इज द टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन द अक्रॉस द सर्किट। मतलब टोटल यहाँ आर के यहाँ से कितना चार्ज फ्लो किया, ये तरीका होता है इसका नापने का। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा वो कैसे निकालेंगे? फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, एक छोटे से टाइम इंटरवल dt में let a very small charge dq flows in the circuit। एक छोटे से टाइम dt में एक चार्ज फ्लो हुआ dq, so we can say dq is equal to I dt। ये I क्या चीज है? ये वाला जो I हम लिख रहे हैं, ये I है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपको करंट का, ये फंक्शन एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब उसी मोमेंट पे वैल्यू है ये, और अगले मोमेंट पे चेंज हो जाएगी। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई। तो और उस समय चार्ज कितना फ्लो करेगा? dq। सपोज एक छोटा सा टाइम इंटरवल है, वहां पे चार्ज फ्लो करेगा dq इज इक्वल टू आई dt। उसी मोमेंट पे बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया। टोटल चार्ज flowing in time 0 to t seconds is obtained by integrating both the sides। तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ तक समझ आया? सो वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई dt। आई का फॉर्मूला पुट कर देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी dt 0 से t, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से टोटल चार्ज Q ले लेते हैं, कैपिटल Q। तो आई एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन T। तो dq का इंटीग्रेशन करेंगे, Q आ जाएगा और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से Q। आई नॉट कांस्टेंट हो गया, बाहर चला गया,
साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और वो भी माइनस का। माइनस आई नॉट बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा क्यू। अब अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो। जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब ओमेगा क्या होता है आपने पहले पढ़ा हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी। यहाँ भी टी आ गया। तो ये बन जाएगा माइनस आई नॉट कॉस 2 पाई माइनस कॉस जीरो। तो ये 1 - 1 वाली बात हो गई, यानी जीरो आ गया है। तो इसका मतलब क्यू आ रहा है आपका जीरो, तो एवरेज वैल्यू आ गई जीरो। तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा, करंट फ्लो हो रहा है बट एवरेज वैल्यू जीरो आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, पहले मैंने बताया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ जितना चार्ज एक डायरेक्शन में गया उतना ही चार्ज दूसरी डायरेक्शन में भी चला गया और एक साइकिल पूरी हो गई। तो सपोज 5 माइक्रो कूलम का चार्ज गया एक साइकिल में, एक हाफ साइकिल में। नेक्स्ट हाफ साइकिल में 5 माइक्रो कूलम का चार्ज फिर वापस आ गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेट चार्ज ट्रांसफर इज जीरो। टोटल चार्ज जो ट्रांसफर हुआ एक कंप्लीट साइकिल में वो जीरो माना जाएगा। आया समझिए? इस वजह से हम एवरेज वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे टोटल कंप्लीट साइकिल की। आंसर हमेशा ही जीरो आएगा जब भी इस तरीके से हम करेंगे। तो अब इसमें आप लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल। तो अब हम हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालेंगे, कंप्लीट साइकिल में तो हम नहीं निकाल सकते, तो हाफ साइकिल में ही काम करेंगे। तो इसमें सब कुछ वैसे ही चलेगा, पहले चार्ज निकालेंगे, स्टेटमेंट वही आ जाएंगे जो आपने पहले लिखे थे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से Q तक, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से T/2 तक। तो ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी हाफ साइकिल की। इस तरीके से काम चलेगा। dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता ही है, बस लिमिट चेंज कर दी 0 से T/2। अभी आप खुद भी वैसे निकाल सकते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी और लिमिट्स लगा देंगे T/2 और 0। हाफ साइकिल के लिए कर रहे हैं। माइनस आई नॉट, माइनस साइन बाहर आ गया, कॉस ओमेगा T/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। हाँ, लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/T होता है। तो ये वाला पार्ट हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस, यहाँ आ जाएगा 2 पाई/T इंटू T/2 माइनस 0 हो जाएगा कॉस 0 माइनस आई नॉट। अब यहाँ से देखिए क्या क्या रह जाएगा अंदर और क्या क्या कट जाएगा।
कॉस पाई कितना होता है -1, कॉस 0 कितना होता है 1। इसमें एक चीज रह गई, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो t के साथ वाली चीज भी नीचे आ जाती है, जो भी t के साथ होता है वो नीचे आ जाएगा, वो हम लगाना भूल गए, ओमेगा आ जाएगा नीचे, तो ये ओमेगा बाहर चला जाएगा। सब में ओमेगा नीचे आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा I0, तो ये बन जाएगा 2I0 अपॉन ओमेगा, ये आ गया चार्ज। तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ राइट को, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 2I0 बाय ओमेगा, ओमेगा को 2 पाई बाय टी रख लेंगे अभी, 2 पाई बाय टी, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया I0 इंटू टी। अब एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई एवरेज इज इक्वल टू Q अपॉन टी बाय 2। कितना हो जाएगा I0 टी अपॉन पाई अपॉन टी बाय 2, तो ये हो जाएगा I0 टी अपॉन पाई और नीचे टी आ जाएगा, इसको अपॉन 2 ऐसे लिख लेते हैं, टी से टी कैंसिल, 2I0 बाय पाई हो जाएगा, 2I0 बाय पाई, ये फाइनल एवरेज वैल्यू आ जाएगी करंट की। 2 बाय पाई को आप 0.637 भी लिख सकते हैं, यह 2 बाय पाई याद कर लीजिए सिंपल। I0 दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 2I0 बाय पाई होती है। तो इस मेथड से हमें एवरेज वैल्यू भी निकालनी आ गई। ध्यान से इसको नोट कर लो एक एक स्टेप को।